हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 8 नवंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 8 नवंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसकी पीडीएफ और क्विज आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। रोजाना की तरह आप जाकर के आज भी सॉल्व कर पाओगे। इसके अलावा हमारे वीडियो कोर्सेज और ई बुक को भी आप ले सकते हो, देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ने से पहले कल के क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आप कल का करंट अफेयर भूलो ना। मुंबई ने दोस्तों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत लिया है। उत्तराखंड के सीएम ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया और भारत विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में टॉप पर आया है। वहीं अविनाश साईराम को दोस्तों फ्रांस ने अभी हाल ही में सिविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया है और भारतीय वायुसेना और सिंगापुर की वायुसेना के बीच में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा दोस्तों अभी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के सदस्य के लिए कार्यवाही की कार्यसूची लॉन्च करी है। ये एक पुस्तिका है। कर्नाटक सरकार ने राज्य के स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य कर दिया है। और अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हरित आयकर पहल की शुरुआत करी है। उड़ीसा राज्य में बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया और हिमाचल प्रदेश के रहने वाले भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी जी का निधन हो गया है। ये तो थे दोस्तों कल के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन, जिनके आपने किए क्विकली रिवीजन। अब बढ़ेंगे आज के करंट अफेयर की तरफ। पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगर विश्व में बात किया जाए तो विश्व भर में 4 फरवरी को मनाते हैं सेम डे। ठीक है, कैंसर जागरूकता दिवस या कहें विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। और अगर पूछा जाए भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 7 नवंबर को। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है इसके रिगार्डिंग। दोस्तों कैंसर एक बड़ी समस्या है, आप सब जानते हो। भारत में ना लगभग 1.1 मिलियन जो है ये नए केस आते हैं एनुअली, यानी प्रत्येक वर्ष। वार्षिक रूप से अगर देखा जाए तो भारत में कैंसर के 1.1 मिलियन बीमारियां आती हैं। कैंसर आप सबको पता है एक लाइलाज बीमारी है अभी तक। तो ये फिलहाल 2014 से मनाया जाना शुरू हुआ। ये दिन इसलिए चुना गया क्योंकि मैडम क्यूरी की जयंती होती है। मैडम क्यूरी वही जो कैंसर के इलाज के लिए रेडियोथेरेपी का विकास की थी, नोबेल प्राइज भी जीती थी। अच्छा, मैडम क्यूरी 2 बार नोबेल प्राइज जीती हुई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 2 बार नोबेल प्राइज इनको मिला था, एक बार फिजिक्स के लिए, एक बार केमिस्ट्री के लिए। रेडियम तत्व की खोज भी इन्होंने की थी 1901 में। अच्छा एक चीज और, नोबेल पुरस्कार पर मैंने ट्रिक वाली वीडियो बनाई हुई है, आपने शायद ना देखी हो। नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। नोबेल प्राइज ट्रिक एमजेटी एजुकेशन लिखेंगे तो वीडियो आ जाएगी और बहुत ही शानदार तरीके से इस बार नोबेल प्राइज के विजेताओं को आप याद कर सकते हैं। फिलहाल राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम भारत में 1975 में शुरू हुआ था, लेकिन ये दिवस 2014 से मनाया जाना शुरू हुआ है। अच्छा एक साइंस का क्वेश्चन ले लेता हूं कैंसर से रिलेटेड। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि ये करंट अफेयर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, साइंस का भी जाने रहिए। देखो कैंसर की केस में क्या होता है, ऑप्शन में आपके दिए रहेंगे कई प्रकार के ऑप्शन। तो आपको लगाना है कोशिकाओं का अनियमित जब विकास होने लगता है ना, तब कैंसर होता है। मतलब कैंसर की स्थिति में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो अनियमित तरीके से डेवलप होने लगते हैं और वो कैंसर का रूप धर लेते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे, फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों अभी हाल ही में फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं की रैंकिंग आई। अब इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ना, जो इंडिया में टॉप पर है, ये ओवरऑल रैंक रखती है 20वीं, यानी दुनिया में 20वें स्थान पर है विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग में। ठीक है, फोर्ब्स के द्वारा ये रैंकिंग जारी करी गई है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, रिलायंस इज इंडियाज बेस्ट एम्प्लॉयर इन टॉप 20 वर्ल्ड वाइड, यानी कि भारत में तो बेस्ट एम्प्लॉयर है और टॉप 20 में शामिल है वर्ल्ड वाइड में। तो अभी इसे फोर्ब्स ने जारी किया है ये लिस्ट। इसमें दोस्तों सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को सबसे अच्छी नियोक्ता माना है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, IBM, अल्फाबेट, एप्पल वगैरह हैं। भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज 2,30,000 कर्मचारियों के साथ टॉप 100 में एकमात्र कंपनी बनी हुई है, एकमात्र भारतीय कंपनी बनी हुई है। क्लियर है, सबसे अच्छी सबसे बेस्ट नियोक्ता के मामले में। नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर, ऐसी कंपनी जो बेस्ट तरीके से एम्प्लॉयज को हायर करते, उनको अच्छा सुविधाएं मुहैया कराती हैं। तो फोर्ब्स के द्वारा ये जारी करी गई है। फोर्ब्स के द्वारा अभी आपको याद हो दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट की लिस्ट जारी करी गई थी, एक तो मेल की और एक फीमेल की। तो जब अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फीमेल कौन है,
तब तो आप बताएंगे नाओमी ओसाका। कौन? नाओमी ओसाका कहाँ की हैं? जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं नाओमी ओसाका। अच्छा, इसी लिस्ट में 7वें स्थान पर पीवी सिंधु थी। 7वें स्थान पर पीवी सिंधु थी। मेल में अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे लियोनल मेसी। कौन? लियोनल मेसी जो है ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट हैं मेल में। अच्छा, लियोनल मेसी ही तो अभी बायजूस के ग्लोबल एम्बेसडर बनाए गए हैं, याद तो होगा ही, अभी कुछ दिन पहले ही आपको बताया गया था। बायजूस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। क्लियर? बायजूस फीफा वर्ल्ड कप का स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है, टाइटल स्पॉन्सर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा करी? तो दोस्तों अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा करी है कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस क्या है? दोस्तों जनजातीय गौरव दिवस ये जनजातीय यानी कि ट्राइबल जो होंगे उनको एक प्रकार से सम्मान दिलाने के लिए ये दिवस मनाया जाएगा। और 15 नवंबर को ही क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि 15 नवंबर को जो आदिवासियों के भगवान माने जाते हैं बिरसा मुंडा जी, उनकी जयंती होती है। महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक देश के सम्मानित बिरसा मुंडा जी की जयंती है 15 नवंबर को, और इसी अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। अब आप सोचेंगे शिक्षा मंत्रालय क्यों मना रहा है? क्योंकि शिक्षा मंत्रालय के थ्रू ना ये कैंपेन यानी कि ये दिवस जितना भी स्कूल है इंडिया में, सभी स्कूलों में इस दिवस में अवेयरनेस पहुंचाई जाएगी और सभी बच्चों को सिखाया जाएगा कि सेलिब्रेट करो इस दिन को। तो इससे स्कूलों के माध्यम से ही तेजी से शुरुआत की जा सकेगी। अच्छा, एक चीज और, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ पर बन रहा है? ये राउरकेला उड़ीसा में बन रहा है, और 2023 वाला वर्ल्ड कप भी यहीं पर होने वाला है। ठीक है, तो 2023 वर्ल्ड कप की मेजबानी भी उड़ीसा ही, भारत ही करने जा रहा है। आगे बात करते हैं। अक्टूबर 2022 में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों रसिया। रसिया सबको पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे ज्यादा टॉप ऑयल सप्लायर बन गया है अक्टूबर मंथ में। अभी याद होगा आपको, मई महीने में एक रिपोर्ट आई थी, मई मंथ में ये सेकंड बना हुआ था, लेकिन अब अक्टूबर मंथ में ये टॉप पर आ गया है। अक्टूबर मंथ में ये टॉप पर आ गया है सबसे बड़े भारत के तेल को सप्लायर करने के मामले में। सऊदी अरब, इराक वगैरह पीछे छूट गए हैं। सऊदी अरब को तो पिछली बार पीछे छोड़ दिया था इन्हें, और इराक जो था ये टॉप पर बना था, लेकिन इराक भी अब पीछे चला गया है। ठीक है ना? चलो फिलहाल थोड़ा सा और डाटा इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे रेफरेंस के लिए अपने। 31 मार्च को दोस्तों जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार भारत रूस से तब 0.2% ही ऑयल इंपोर्ट किया करता था, लेकिन मई जब आया तो उसमें और ज्यादा परसेंटेज बढ़ गया, और अक्टूबर आते आते ना रूस भारत को 9,35,556 बैरल प्रतिदिन की आपूर्ति कर रहा है। इतना बैरल समझ लो, 9.5 लाख के आसपास में बैरल प्रतिदिन। एक बैरल बराबर कितने लीटर होते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आप। तो अब तक का सबसे बड़ा सप्लायर ये बन गया है। अच्छा, एक चीज और, अभी कितना परसेंटेज अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे अभी 22% जो है वो तेल सप्लाई कर रहा है रूस। इराक 20.5% कर रहा है, सऊदी अरब 16% कर रहा है भारत को सप्लाई। तो ये टॉप 3 ऑयल सप्लायर है भारत को। ठीक है, तो इराक अब दूसरे पर पहुंच गया है। अब आया है रूस। चलिए लेकर चलता हूं रूस, वैसे वहां तो स्थिति खराब है लेकिन ले चलते हैं। वर्ल्ड मैप में आप देख पाएंगे ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आप टॉप पर आएंगे, ऊपर उत्तर के साइड में आएंगे ना तो ये बड़ा सा देश आपको दिख जाएगा रसिया। ये रहा रसिया। रसिया कभी यूएसएसआर हुआ करता था और यूएसएसआर 1991 में टूटा, 15 और देश निकले। तो फिलहाल वो तो बात की बात है, और इस पर मैं वीडियो भी बनाया हुआ हूँ। रसिया की राजधानी जो होती है ना मॉस्को होती है, यहाँ पर है मॉस्को। ठीक है, मॉस्को। एक्चुअली में ना रसिया की आबादी उतनी नहीं है, यहाँ पर ना आधे से ज्यादा जो एरिया है वो बर्फ से ही ढका हुआ है। मोस्टली यहाँ पर आबादी रहती है। फिलहाल रसिया यूक्रेन का इन्वेजन कुछ इस साइड में चल रहा है, और यहाँ पर आपको क्रीमिया रीजन जरूर मैं दिखाऊंगा क्योंकि यहीं पर ज्यादा बवाल है। देखो इधर जो ये क्रीमिया रीजन है ना, ये जो रीजन है ये क्रीमिया, ये 2014 में ही रूस ने इस पर कब्जा कर लिया था। और ब्लैक सी यहाँ पर नीचे आपको दिख जाएगा, काला सागर, यहाँ पर अजोव सागर दिख जाएगा। ये पूरा एरिया जो है अब इसके कब्जे में आ गया है। आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले रूस ने तीन और या कहें 2 और एरिया को कब्जा किया था, और टोटल अब इसके 4 एरिया इसके कब्जे में आ गए हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अगर आपको दिखाऊं पेन से, तो ये इतना जो साइड एरिया है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इधर कर लेते हैं जी। तो ये जो है एरिया है इतना साइड, जहां पर आपको कर्सर दिख रहा होगा, ये जो एरिया है ना ये अब आ गया है रसिया के कब्जे में, यानी कि जो कि यूक्रेन का 15% हिस्सा है। तो इतना 15% हिस्सा जो है ये अब रूस के कब्जे में आ गया है। फिलहाल
रूस के प्रेसिडेंट आपको पता है व्लादिमीर पुतिन है, और यहाँ की राजधानी मॉस्को, रूबल यहाँ की करेंसी होती है। स्विफ्ट सैंक्शन इस पर लगा हुआ है, यानी हम लोग डॉलर में यहाँ से कोई व्यापार नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों भारत ने जीत लिया है गोल्ड मेडल। अभी एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप आयोजित हुआ और इसमें भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने गोल्ड जीत लिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे विंस मेडन गोल्ड, ये पहली बार गोल्ड जीता है भारतीय टीम ने, तो वो जाता है इंपॉर्टेंट। भारतीय टीम पहली बार, अभी 21वां स्क्वैश टीम चैंपियनशिप हुआ उसमें गोल्ड जीता हुआ है। कहां पर आयोजित हुआ? साउथ कोरिया के चेओंगजू में आयोजित हुआ। भारतीय टीम के कप्तान रहे सौरभ घोषाल। भारत ने कुवैत को फाइनल में हराया 2-0 से और जीत लिया गोल्ड मेडल। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने डिजिटल चालू खाता लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में चकबुक नाम की एक कंपनी है, यहाँ पर ई नहीं रहेगा, कुछ इस प्रकार से कंपनी का नाम है चकबुक। तो चकबुक नाम की जो कंपनी है इसने डिजिटल चालू खाता यानी डिजिटल करंट अकाउंट लॉन्च किया है। आर्टिकल देख पाओगे फाइनेंशियल एक्सप्रेस का। फिनटेक कंपनी चेकबुक, देखिए ये रहेगी स्पेलिंग क्योंकि ये नाम है, ठीक है, वो वाला चेकबुक मत समझिएगा, ठीक है। तो इसने जो है एनएसडीएल के साथ टाई अप किया और उसके बाद जीरो बैलेंस डिजिटल करंट अकाउंट खोला हुआ है स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, ठीक है। ये पहला डिजिटल चालू खाता होगा, ये इसका लोगो है। और इससे दोस्तों छोटे व्यवसाय के मालिक, किराना स्टोर, केमिस्ट, ठीक है, तो ये सभी अपना काम कर सकेंगे, करंट अकाउंट खोल सकेंगे। देखो करंट अकाउंट यानी चालू खाता, फायदा ये होता है कि इसमें आप चाहे जितना लेन देन वगैरह करो तो कोई ये सब नहीं करता, चार्जेस वगैरह। और दूसरा फायदा ये होता है कि लोन वगैरह मिलने में आसानी हो जाती है क्योंकि एक प्रकार का बिजनेस टाइप का ये अकाउंट होता है। और तीसरा जो एक नुकसान भी होता है, नुकसान ये कि आप इसमें कितना भी पैसा रखते हो तो इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, 0% मिलेगा। वहीं सेविंग अकाउंट में कुछ ना कुछ 2-2.5%, 3% तो मिलता ही है। आगे बढ़ते हैं। भारत के 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया जाएगा? तो दोस्तों आपको पता है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस अभी मनाया जाना है। कब? 2023 में। 2023 में जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आ रहा है उसमें अभी गुयाना के जो प्रेसिडेंट हैं उनको इनवाइट किया गया है भारत के मुख्य अतिथि को के रूप में। गुयाना से संबंध मजबूत करना बहुत बड़ी ये स्ट्रेटेजिकल जो है इंपॉर्टेंस है इसका, भी मैं आपको वर्ल्ड मैप में भी दिखाऊंगा। तो फिलहाल गुयाना के जो प्रेज हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो चीफ गेस्ट होंगे प्रवासी भारतीय दिवस पर जनवरी 2023 में, जो कि आयोजित होने वाला है इंदौर मध्य प्रदेश में। मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं इसके बारे में। तो जो गुयाना के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ये आएंगे। 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर में आयोजित किया जाएगा। वैसे प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी वापस आए थे अफ्रीका से, तो इसी वजह से 9 जनवरी का दिन चुना गया है। फिलहाल एक और डेवलपमेंट होगी, जनेटा मास्कारेनहास, ये ऑस्ट्रेलिया के सांसद हैं और ये 8 जनवरी 2023 से जो आयोजित हो रहा है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मान समारोह, इसमें भी एक सम्मानित अतिथि के रूप में ये भी आएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया से और गुयाना को, दो देशों को इनवाइट किया जा रहा है। इस बार की थीम क्या है? थीम है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। अब गुयाना आया है, चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप में गुयाना है कहां पर। तो देखो दोस्तों वर्ल्ड मैप में आप देखोगे सबसे पहले ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से हम लोग आएंगे ना साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, तो आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को छोड़ो, आगे इधर आओ, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट यानी दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा ये एक देश गुयाना, ये है गुयाना। गुयाना के कैपिटल यहाँ पर है जॉर्ज टाउन है, जॉर्ज टाउन इसकी कैपिटल होती है, ठीक है ना। और यहीं के प्रेसिडेंट आ रहे हैं भारत में मुख्य अतिथि के रूप में। क्लियर? अच्छा, अगर आप दोस्तों एसएससी सीजीएल या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग के लिए ई बुक है। इस ई बुक को आप ले सकते हो, पिछले 10 महीनों का करंट अफेयर का कवरेज, चैप्टर बाय चैप्टर हर एक चीजें दी गई हैं। लास्ट में यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो अभी एग्जाम हुआ था उसका जो 4 सेट हुआ था वो भी दिया गया है सॉल्यूशन उसका, तो आप इसको ले सकते हैं ई बुक एमजीटी ऐप पर जाकर। इसके अलावा एसएससी जीडी का वर्दी बैच आया है, बहुत ही सही समय है आपको इस बैच को ज्वाइन करने का। आपसे पहले जो पिछले बैच के छात्र थे बहुत सारे लोगों ने सिलेक्शन लिया था पिछली बार और सभी लोगों ने मैसेज वगैरह भेजे थे अपने व्हाट्सएप पर, देखिए सब लोग रिजल्ट भेजे हुए हैं। और ये लोग 200 आप में ही से थे, मतलब आप भी सोचो कि बस 6 महीने के अंदर आपको एक गवर्नमेंट जॉब फिक्स हो जाएगी। अगर आप आज से पढ़ने बैठ जाते हो और मन लगा करके ढंग से अगर तैयारी कर लेते हो ना कायदे से, तो आपका सिलेक्शन पक्का है।
और फिजिकली अगर आप फिट हो तो एसएससी जीडी जैसी वैकेंसी आपके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। ये जो नया बैच आया हुआ है एसएससी जीडी का, आपसे पुराने पिछले कई भाइयों ने ज्वाइन किया और आज वो जॉब कर रहे हैं और अपना नाम और पैसा दोनों बना रहे हैं। फिलहाल आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो एमसीटी ऐप से जा करके। और बाकी मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, आप फीडबैक वगैरह देख ही लिए हो। अगर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल पूछना है इस बैच के रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो व्हाट्सएप करके, ठीक है। इसके अलावा एमसीटी ऐप पर भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सीजीएल का भी जीएस स्पेशल बैच है, जीएस स्कोर बूस्टर बैच, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सभी चैप्टर को इसमें कवर कराया जा रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एक कैलेंडर ईयर में 1000 टी20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? वो बन गए हैं सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव पता होगा आपको, भारतीय क्रिकेट टीम के इस समय स्टार खिलाड़ी चल रहे हैं। इन्होंने एक कैलेंडर ईयर में, एक कैलेंडर ईयर क्या होता है कई बार आपको बताया गया है, 1 जनवरी से अगर 31 दिसंबर की बात की जाए तो वो कैलेंडर ईयर है, और अगर 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की बात की जाए तो वो फाइनेंशियल ईयर है भारत का, ठीक है, वो फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पर कैलेंडर ईयर की बात करी जा रही है, यानी 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में। हालांकि अभी 31 दिसंबर पूरा आया नहीं है, लेकिन इनके 1000 रन कंप्लीट हो गए हैं और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं, ठीक है। सूर्य कुमार यादव अभी के टाइम पर टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग जो है ना आईसीसी की, उसमें भी ये टॉप पर चल रहे हैं। तो यानी कि अभी अभी 2021 में ही तो इन्होंने डेब्यू किया था अंतरराष्ट्रीय मैचों में, ठीक है, टी20 में, लेकिन अब देखो एक ही साल में ये टॉप पर भी पहुंच गए हैं। फिलहाल अभी तक 28 पारी खेले हुए हैं, ये नवंबर चल रहा है, अभी वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, इंडिया अभी और भी खेलेगी आगे, इनके और भी ज्यादा रन बनेंगे। वैसे आपको पता हो पिछली साल 1300 समथिंग रन बनाकर मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान के हैं, वो बने थे एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी? तो ये लगाई जाएगी उज्जैन, भारत में। उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है और क्षिप्रा नदी के किनारे बसा शहर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये जरूर पूछा जाता है। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है? उज्जैन है। और उज्जैन में ही महाकाल मंदिर है जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। देश के 12 ज्योतिर्लिंग है जो भगवान शंकर के, उनमें से एक है उज्जैन का महाकाल मंदिर। अभी वहां पर महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया और महाकाल कॉरिडोर जो होगा महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा, लोक कॉरिडोर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे। इसके अलावा आपको पता होगा अयोध्या का जो दीपोत्सव है, वहां पर जो नया रिकॉर्ड बना है 15,70,000 से ज्यादा दीप जला करके, उससे पहले जो रिकॉर्ड था ना वो महाकाल मंदिर में ही था, 11,71,000 दीप जलाने का। फिलहाल उज्जैन में ही अब पहली वैदिक घड़ी लगाई जा रही है जो कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी होगी। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक विल बी इंस्टॉल इन उज्जैन। अब देखो वैदिक घड़ी के बारे में मैं बहुत ज्यादा तो अभी नहीं बता सकता हूँ, इस पर अगर रिसर्च करूंगा तो नई वीडियो में आपको बना करके दूंगा। फिलहाल आप इतना जान लो कि ये उज्जैन के जंतर मंतर यानी जीवाजी वेधशाला में लगाई जा रही है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी होगी और काल गणना का केंद्र माना जाता है था ये पहले, मध्य प्रदेश का उज्जैन जो एरिया है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर लगाई जा रही है। अगले वर्ष 22 मार्च को गुड़ी पड़वा यानी नव संवत्सरारंभ पर इसका उद्घाटन किया जाएगा। ये जिस टावर पर लगेगी उसका निर्माण कार्य अब शुरू हो चुका है और अभी उसका भूमि पूजन वहां के जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव और महापौर जो हैं मुकेश टटवाल, उन्होंने कर दिया है। 1,58,00,000 के लागत से ये बनाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार 2022 में उत्तराखंड गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड गौरव सम्मान की घोषणा हो चुकी है इस बार के लिए और इस बार 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। किसे किसे? अजीत डोभाल जी को और प्रसून जोशी जी को, दिवंगत जनरल बिपिन रावत जी को, दिवंगत वीरेंद्र डंडवाल और दिवंगत गिरीश चंद्र जी को। दिवंगत मतलब मरणोपरांत, ठीक है। तो इन 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। उपरोक्त तो सभी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, एनएसए डोवाल अमंग 5 सेलेक्टेड फॉर उत्तराखंड गौरव सम्मान। उत्तराखंड गौरव सम्मान की घोषणा पुष्कर सिंह धामी जी ने की जो कि वहां के सीएम है करंट टाइम पर। तो यहाँ पर आप देख पाओगे प्रसून जोशी जी जो कि भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं, अजीत डोभाल एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जनरल बिपिन रावत जी पूर्व सीडीएस और इनको मरणोपरांत दिया जा रहा है, गिरीश चंद्र तिवारी जी लेखक थे, इनको भी मरणोपरांत, वीरेंद्र डंगवाल ये भी पत्रकार और साहित्यकार थे, इनको भी मरणोपरांत दिया जा रहा है। अच्छा, पिछली बार वाला जो उत्तराखंड गौरव सम्मान था ना, ये अभी तक दिया नहीं गया है, केवल अनाउंसमेंट किया गया था। ये दिया जाएगा अभी 9 नवंबर को। 9 नवंबर को आपको पता है उत्तराखंड का स्थापना दिवस होता है। 9 नवंबर सन 2000 को ही तो ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था जी, 13 जिलों के साथ।
और आज भी 13 जिले ही हैं उत्तराखंड में। फिलहाल उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा और दिखा देता हूँ। उत्तराखंड आप मैप में देखोगे यहाँ पर है देहरादून और गैरसैंण, इसकी 2 कैपिटल है। एक तो है विंटर कैपिटल, एक है समर कैपिटल, ठीक है। राजकीय पशु होती है कस्तूरी मृग, राजकीय पक्षी हिमालयी मोनल, राजकीय फूल ब्रह्म कमल होता है। पुष्कर सिंह धामी बीजेपी पार्टी से सीएम है, गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। यहाँ पर झीलों की अगर बात की जाए तो जितने भी ताल आपको दिख जाए सब आप लगा दीजिएगा यहाँ पर, बस चंद्र ताल, सूरज ताल और भोज ताल को छोड़ करके। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में भी मैं आपको कल बता चुका हूँ। रामगंगा नेशनल पार्क इसका नया नाम हो चुका है। 1936 में स्थापित हुआ था, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क था। पुराना नाम इसका हेली नेशनल पार्क था, ठीक है। माना नीति लिपुलेख याद रखेंगे, छपेली छोलिया हारुल याद रखेंगे। 13 जिले अभी भी हैं। विधानसभा में सीटें 70 है, लोकसभा में 5 और राज्यसभा में 3 सीटें जाती हैं यहाँ से। चलिए ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और हाँ कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि कितना ज्यादा फायदा हो रहा है आपका करंट अफेयर का, डेली करंट अफेयर देखने से। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की जो मैंने आपसे कल पूछ रखे थे। UIDAI के सीईओ कौन है? तो वो है सौरभ गर्ग जी। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ऑफिशियल टाइटल स्पॉन्सर बायजूस बना हुआ है, ठीक है। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है इगास महोत्सव कहां पर मनाया जाता है। दूसरा, भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास करना। और फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। क्विज PDF वगैरह सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।